दोस्तों आपने नोटिस किया होगा कि हम रोज अलग किस्म की मूवीज आपके लिए एक्सप्लेन कर रहे हैं। हमारा मकसद सिर्फ एक ही है, आपका एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट। और आज की स्पेशल मूवी का नाम है द कॉफिन इन द माउंटेन। ट्विस्ट वाली मूवीज तो हम कई एक्सप्लेन कर चुके हैं, लेकिन आज की मूवी के एंड में आपको पता चलेगा कि इस मूवी का हर सीन एक ट्विस्ट था। एक्साइटेड हो गया ना? चलिए इस एक्साइटमेंट के साथ कहानी के बारे में सुनते हैं। एक गांव में किसी की जली हुई लाश मिलती है। ये किसकी लाश है? इस सवाल का जवाब अलग अलग घटनाओं द्वारा दिखाया जाता है और हर घटना खुद में एक कहानी है। और आखिर में जब उसी मिस्टीरियस लाश के जरिए सारी कहानियां जुड़ेंगी तो आपको लगेगा दमदार शौक। तो देर किस बात की, चलिए देखते हैं इस इंटरेस्टिंग और सस्पेंसफुल मूवी को, जिसमें कॉमेडी की भी कोई कमी नहीं है। मूवी की शुरुआत में हम चिन नाम की एक औरत को देखते हैं जो किसी को श्रद्धांजलि दे रही है। अगले सीन में हम गाँव की ओर एक वैन को आते हुए देखते हैं। इस वैन को ड्राइव कर रहा है इस गांव का ही एक दुकानदार जिसका नाम है शोपो। उसके पास नशे में धुत होकर एक आदमी बैठा हुआ है। इसका नाम हम पीके रखेंगे। ओके। गांव के बाहर शोपो गाड़ी रोककर उतर जाता है। फिर कुछ सोचकर वो एक बड़ा पत्थर उठाता है और पीके के सर पर मारने जाता है। यहाँ सीन कट होता है और चिन को दिखाते हैं जिसने अभी अभी पीके का अंतिम संस्कार किया है। दरअसल पीके चिन का पति है, मतलब था। ये कैसा कंफ्यूजन है, लेकिन यही इस मूवी की मिस्ट्री है और पूरी वीडियो देखकर आप समझ जाएंगे। अगले सीन में दिखाते हैं एक जवान लड़का बड़े मजे से अपने स्कूटर पर घूम रहा है। यही मूवी का हीरो जोंग है। जोंग को इस गांव से बड़ी नफरत होती है, इसलिए वो टाउन में रहकर वहीं काम करता है। इसकी नफरत की वजह है इसके पापा। बाप बेटे की बिल्कुल नहीं बनती। अब उसके पापा को दिखाते हैं जो इस गांव के सरपंच भी है। गांव में सब इन्हें बहुत इज्जत देते हैं क्योंकि वो जिम्मेदार और ईमानदार इंसान है। जोंग घर आकर अपने पापा से एक शब्द भी नहीं कहता और न ही उन्हें रिस्पेक्ट देता है। वो सिर्फ अपनी माँ से बात करता है। उसकी माँ डांटती है कि वो तुम्हारे पापा है, थोड़ी इज्जत तो दो। पर जोंग कहता है कि ज्यादा लेक्चर दोगी तो कभी इस घर में कदम नहीं रखूंगा। अब उसकी माँ बताती है कि चिन का पति मर गया, तुम उसके अंतिम संस्कार के लिए चले जाओ। लेकिन माँ, वो आदमी मरा कैसे? अब उसकी माँ बताती है कि वो रोज की तरह जंगल में जलाऊ लकड़ी उठाने गया था और जंगल में आग लग गई, बस वो वहीं जलकर मर गया। इतने में जोंग के पापा आते हैं। उनकी ईमानदारी के लिए उन्हें कई मेडल्स दिए गए हैं और इन मेडल्स को वो अमानत की तरह संभाल कर रखते हैं। अपने मेडल्स को निहारने के बाद वो पीके के अंतिम संस्कार के लिए निकलते हैं। जोंग की माँ किसी तरह बाप बेटे में सुलह करवाना चाहती है और कहती है, अजी सुनो, बेटे के साथ बाइक में क्यों नहीं चले जाते? हाँ, मुझे किसी गधे के साथ जाने की जरूरत नहीं है, मुझे भगवान ने पैर दिए हैं, मैं पैदल जाऊंगा। ये कहकर वो चले जाते हैं। तभी जोंग कहता है कि मुझे भी किसी गधे के बाप को लिफ्ट देने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और ये कहकर जोंग अपना मुंह मोड़ लेता है और निकल जाता है। अगले सीन में चिन के घर को दिखाते हैं जहाँ शोपो की वैन आकर रुकती है। दरअसल इस गांव में सबसे बड़ी दुकान शोपो की है और वो गांव वालों को उनकी जरूरत की सारी चीजें डिलीवर करता रहता है। वो चिन के घर पहुंचकर कुछ चीजें डिलीवर करता है और पीके का अंतिम संस्कार भी अटेंड करता है। फिर वो चिन से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन चिन बॉशन नाम के आदमी से बात कर रही होती है और शोपो को इग्नोर कर देती है। दरअसल शोपो चिन को पसंद करता है, लेकिन चिन का बॉशन के साथ अफेयर चल रहा है। बॉशन की शादी हो चुकी है, बच्चे भी हैं, फिर भी चिन के साथ उसका सीक्रेट रिलेशनशिप है। और तभी हमें एक यंग लड़की को दिखाते हैं जो इस मूवी की हीरोइन सुशी है। बॉशन सुशी को डांटता है कि मेरा कजन पीके तुम्हारी वजह से मरा है, तुमने उसके साथ प्यार का नाटक किया और अब वो बेचारा मर गया। लेकिन सुशी चुप नहीं रहती, वो भी चिल्लाती है कि तुम्हारा शराबी कजन कहीं जाकर मर गया तो मैं क्या करूं, मुझे इसमें मत घसीटो। ये कहकर वो वहां से चली जाती है। और तभी जोंग अपने स्कूटर पर आता है और दोनों एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। इनकी आंखें एक दूसरे से बातें करने लगती है। इन दोनों के बीच भी एक लव स्टोरी चल रही है। अब सरपंच जी मरे हुए पीके के बारे में गांव वालों के सामने कुछ अच्छे शब्द कहते हैं। घर पर जोंग अपने पापा के मेडल्स को टच करके देख रहा होता है। उसकी माँ डांटती है कि उन्हें हाथ मत लगाओ, तुम्हारे पापा घर सर पर उठा देंगे। माँ के जाने के बाद जोंग एक मेडल उठाकर पॉकेट में रख लेता है और बाहर तो उसके पापा अपने बेटे की प्रशंसा करते थकते नहीं है और कहते हैं कि वो शहर में अच्छी नौकरी कर रहा है, जल्दी उसकी शादी करवा दूंगा। लेकिन अंदर ये लड़का मोबाइल देखकर हंस रहा होता है और फिर अपनी चीजें लेकर टाउन जाने के लिए निकल जाता है। माँ कहती है कि अपने पापा को बताकर जाना। हाँ, मेरे पास टाइम नहीं है माँ, तुम ही बता देना। इतना कहकर वो निकल जाता है। अब सुशी को दिखाते हैं जो रात को मोबाइल पर जोंग को मैसेज करती हुई जंगल की ओर जा रही है। तब शोपो उसको देख लेता है। दरअसल जोंग जब भी गांव आता है तो वो जंगल में सुशी से मिलता है, लेकिन इस बार सुशी एक शॉकिंग बात बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। ये सुनकर जोंग को तो चक्कर आने लगते हैं। सुशी कहती है कि तुम ज्यादा एक्टिंग नहीं कर रहे हो, हैं? प्रेग्नेंट मैं हूँ और चक्कर तुम्हें आ रहे हैं। अब जोंग डर जाता है कि लोग कहेंगे क्या और खासकर उसके पापा कैसे रिएक्ट करेंगे, उनकी तो नाक ही कट जाएगी। और तभी एक आदमी वहाँ पर आता है, इसका नाम बाजी है। ये इस गांव का ऑफिशियल चोर है और हमेशा दूसरों से पैसे लेता रहता है। वो इन्हें धमकी देता है कि अभी के अभी मुझे एक मोटी रकम देकर सेटल कर दो, वरना ये बात मैं पूरे गाँव में फैला दूंगा।
इस पर जोंग और बाजी के बीच हाथापाई भी होती है और तभी एक डरावनी आवाज आती है और जोंग एकदम फ्रीज। अगले सीन में दिखाते हैं कि जोंग सुशी को लेकर वहां से भाग रहा है। अगले दिन दोनों गांव से बाहर एक टाउन के लॉज में होते हैं। दोनों बहुत टेंशन में है कि अब करें क्या, हम तो गांव वापस भी नहीं जा सकते। अब जोंग कुछ लेने के लिए बाहर जाता है। सुशी रेस्टरूम जाती है तो उसकी ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। शायद उसका मिसकैरेज हो गया, लेकिन वो जोंग को नहीं बताती। जोंग दुकान जाकर कुछ खरीदता है और अपने पॉकेट में हाथ डालता है तो पता चलता है वो अपने पापा का मेडल खो चुका है। वो जल्दी से वापस आकर कमरे में ढूंढता है और जब वो सुशी को बताता है तो सुशी और भी घबरा जाती है। और तब फ्लैशबैक में दिखाते हैं जोंग और बाजी के बीच जब हाथापाई हुई थी, उसके बाद ये दोनों बाजी के शरीर को घास फूस से कवर कर देते हैं। सुशी को डर है कि कहीं मेडल वहां तो नहीं गिर गया। अगले दिन जोंग अपने दोस्त से पैसे लेने के लिए जाता है और इसी बीच सुशी सुपरमार्केट जाकर सैनिटरी पैड्स ढूंढती है। जब वो बाहर आती है तो उस टाउन में बॉशन आ जाता है। लगता है उसने किसी से खूब मार खाई है। सुशी को देखते ही वो उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है पूरा गांव तुम्हें ढूंढ रहा है और तुम यहाँ मजे कर रही हो। सुशी अपना हाथ छुड़ाकर भाग जाती है, लेकिन जोंग दूर से ये सब देख रहा होता है और अब उसे सुशी पर शक होने लगता है। वो कमरे में आकर सुशी का फोन चेक करता है। सुशी को गुस्सा आता है कि जोंग उस पर शक कर रहा है। अब जोंग पूछता है कि बॉशन को कैसे पता चला कि हम इस टाउन में हैं। मुझे नहीं पता, मैं खुद उसका पीछा छुड़ाकर यहाँ पर आई हूँ। ये सुनकर जोंग जरा शांत होता है। सुशी कहती है कि मुझे बहुत डर लग रहा है, चलो गाँव वापस चलते हैं। तो जोंग कहता है कि हमने जो काम किया है उसके बाद हम वहाँ कैसे जा पाएंगे। और तब फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि जोंग और बाजी के बीच जो हाथापाई हुई थी उसमें जोंग ने बाजी को जोर से धक्का मारा और वो एक नुकीले पत्थर से टकराकर स्पॉट पर ही मर गया। उसके बाद इन दोनों ने बाजी की लाश को घास के बीच छुपा दिया और वहां से बचकर भाग गए। जोंग समझाता है कि अगर हम गाँव गए तो मुझे जेल हो जाएगी, फिर तुम्हारा और हमारे बच्चे का ख्याल कौन रखेगा। सुशी फिर उसको याद दिलाती है कि अगर स्पॉट पर तुम्हारे पापा का मेडल मिल गया तो उनकी ईमानदारी और इज्जत का क्या होगा, कभी सोचा है तुमने? अब जोंग को अपने पापा की बहुत फिक्र होती है। वो भले ही उनके सामने बहुत बुरा रहता है, लेकिन उसके दिल में अपने पापा के लिए काफी इज्जत है। वो कुछ देर सोचकर अपनी माँ को कॉल करता है। उसकी माँ एकदम नॉर्मल बात करती है। जोंग पापा के बारे में पूछता है तो माँ चौंक जाती है कि अरे वाह, घर पर तो बाप बेटा सिकंदर और पोरस की तरह लड़ते हैं और अचानक तुम्हें पापा का ख्याल कहाँ से आ गया? खैर, वैसे तुम्हारे पापा बाहर गए हैं और बिल्कुल ठीक हैं। अब जोंग को चैन आता है कि गांव में सब नॉर्मल है। अगली सुबह जोंग कहता है कि हम दोनों गांव जाएंगे, लेकिन इस कत्ल के मामले में तुम इन्वॉल्व मत होना, जो होगा उसे मैं अकेले हैंडल कर लूंगा। सुशी भी मान जाती है। अब गांव के बाहर जोंग सुशी को उतार देता है और कहता है मुझे पहले जाकर चेक करने दो कि गांव में सब सिचुएशन सही है कि नहीं, तुम बाद में आना। जोंग घबराकर गांव के अंदर जाता है और तभी एक अनएक्सपेक्टेड बात होती है। बाजी का अंतिम संस्कार हो रहा होता है। जोंग घबराकर एक आदमी से पूछता है कि बाजी कैसे मरा। वो आदमी कहता है कि बाजी हमेशा की तरह शराब पीकर नशे में था। उसका सिगरेट सूखे घास पर गिर गया और आग लगने के कारण वो जलकर मर गया। तब जाकर जोंग को चैन की सांस आती है कि चलो मुझ पर दोष नहीं लगेगा। यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे। अब अगले सीन में उस रात हुई कुछ और बातों को दिखाते हैं। उस रात सुशी जोंग को मैसेज करती हुई रात को जंगल की ओर जा रही थी। उस शोपो की दुकान को क्रॉस करके जाती है। तब उस दुकान में बॉशन भी था जिसने सुबह सुशी के साथ बेमतलब झगड़ा किया था। शोपो दुकान बंद कर रहा होता है, इसीलिए बोशन बाहर चला जाता है, लेकिन शोपो देखता है कि बोशन उसी दिशा में जा रहा है जहां सुशी गई है। शोपो को शक होता है कि बोशन सुशी को फॉलो कर रहा है, लेकिन असल में बोशन अपनी लवर चिन यानी पीके की पत्नी के घर जा रहा होता है। वहां बोशन और चिन साथ होते हैं कि तभी बोशन को उसकी पत्नी का कॉल आता है। बोशन उससे बात करने लगता है तो चिन को गुस्सा आता है। वो कहती है कि अब तुम जाओ, मेरा पति आ जाएगा। अब बोशन पीके को मार डालने की बात करता है, लेकिन चिन कहती है कि अगर तुम में हिम्मत होती तो तुम मेरे पति को कब का मार डालते। तभी बोशन अपना प्लान बनाता है। देखो, कल जंगल में आग लगने से एक आदमी मर गया, क्यों न हम पीके को मारकर उसकी लाश को जंगल में जला दे, किसी को शक भी नहीं होगा। गांव वाले सोचेंगे कि ये जंगल की आग से हुआ है। दरअसल बोशन और चिन शुरू से लवर्स हैं, लेकिन बोशन ने अपनी माँ के दबाव में आकर किसी और से शादी कर ली और चिन ने पीके से शादी कर ली। कुछ देर बाद बोशन वहां से निकलकर जंगल के रास्ते से घर जाता है। तभी उसे पीछे से अजीब आवाज आती है। वो रुककर यहाँ वहां देखता है, लेकिन कुछ नजर नहीं आता और घर चला जाता है। सुबह एक लड़का चिन को खबर देता है कि सरपंच ने आपको तुरंत बुलाया है। चिन वहां पर जाती है तो सब मिलकर बोशन को पीट रहे होते हैं। बात यह है कि जंगल में एक जली हुई लाश मिली है। सबको शक है कि बोशन ने सुशी को मार डाला और जंगल में उसकी लाश को जला दिया। अब बोशन दर्द के मारे चिल्लाता है कि कल रात में चिन के साथ था, मुझे नहीं पता कि सुशी कहाँ गई। सरपंच चिन से अकेले में पूछते हैं तो वो कहती है बोशन झूठ बोल रहा है। दरअसल शोपो ने गांव वालों को बताया था कि बोशन सुशी को फॉलो करके जंगल में गया, इस वजह से लोग बोशन को खूनी समझते हैं। सच तो यह है कि शोपो को चिन और बोशन का क्लोज रहना पसंद नहीं है। वो खुद चिन को चाहता है। अब चिन घर आ जाती है, लेकिन पूरे गांव में उसकी बदनामी हो चुकी है। वो बहुत डरती है कि न जाने उसका पति पीके अब उसका क्या हाल करेगा। और तभी कोई आकर उसको दोबारा लेके जाता है। एक्चुअली अब पता चलता है कि जंगल में जली हुई लाश लड़की की नहीं, किसी आदमी की है।
इस वजह से बॉशन को भी छोड़ दिया जाता है। उस आदमी की लाश के पास एक जला हुआ पर्स भी मिला है जिसमें चिन के पति पीके की आईडी होती है। अब ट्विस्ट कहानी में नहीं, हमारे दिमाग में होने लगता है। दरअसल जोंग ने बाजी को मारकर घास के बीच छुपाया था, लेकिन यहाँ तो पीके की आईडी मिली है, तो क्या ये पीके की लाश है? हो गया ना कंफ्यूज्ड? कोई बात नहीं, आगे सब कुछ समझ में आ जाएगा। और तब चिन बताती है कि हाँ, ये मेरा पति पीके है। यहाँ बॉशन को उसकी पत्नी घर से बाहर निकाल देती है कि जाओ उसी औरत के साथ रहो। यहाँ पीके की लाश को चिन के घर पर लेके आते हैं। अंतिम संस्कार की सारी अरेंजमेंट्स शोपो कर रहा होता है। वो चिन को इम्प्रेस करने के लिए कहता है कि मैं पुलिस को इन्फॉर्म कर दूंगा, हमें पीके का खून का पता लगाना है। पर चिन इनकार कर देती है और कहती है कि ये एक एक्सीडेंट था। यहाँ शोपो का उदार दिल देखकर चिन इम्प्रेस हो ही जाती है और उसका शुक्रिया अदा करती है। शोपो तो बिल्कुल आसमान में उड़ने लगता है और जन्म जन्म का साथ निभाने का वादा करता है। यहाँ बॉशन की माँ उसे समझाती है कि तुम्हारी पत्नी तुम्हें माफ कर देगी, तुम चिंता मत करो। तुम टाउन हॉस्पिटल से उसका मेडिकल रिपोर्ट लेकर आओ। और उसी रिपोर्ट को लेने वो टाउन गया था और तभी उसने शुसी को देखा और उसके हाथ पकड़कर उसको गाँव बुलाने लगा। लेकिन उस दिन एक और बात हुई थी जो पहले नहीं बताई गई। उस दिन शोपो भी अंतिम संस्कार की कुछ चीजें खरीदने के लिए टाउन गया था, लेकिन उसने एक दुकान से गोल्ड रिंग भी खरीदी जिसको देखकर वो चिन को प्रपोज करना चाहता था। रिंग खरीदकर शादी के सपने देखता हुआ वो गांव की ओर जा रहा होता है, लेकिन अचानक उसके सपने पे गिरता है हथौड़ा। रास्ते में कोई लिफ्ट मांगता है। पास जाकर पता चलता है कि ये चिन का पति पीके है। अब सोचिए शोपो की हालत क्या हुई होगी, और हमारी हालत भी खराब हो जाती है कि ये कहानी कहाँ जा रही है। लेकिन पीके आराम से गाड़ी में बैठ जाता है और कहता है कि अच्छा हुआ आप आ गए, वरना मुझे पैदल जाना पड़ता। ये कहकर वो अपना वॉकिंग स्टिक पीछे की सीट पर रखता है और वहाँ अंतिम संस्कार की चीजें देखकर बहुत इनोसेंटली पूछता है कि गाँव में किसका टिकट कट गया। अबे वो तेरी ही टिकट है। ये सोचकर शोपो एक शॉकिंग रिएक्शन देता है। यहाँ गांव में सब चिन को दिलासा देते हैं कि तुम फिक्र मत करो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। उन्हें नहीं पता कि पीके तो अपना अंतिम संस्कार देखने खुद गांव में आ रहा है। और यही सीन मूवी की शुरुआत में दिखाया गया था। अब शोपो गाड़ी रोककर जरा सोचता है, चिन और गांव वालों के लिए तो पीके मर चुका है और मेरी लाइफ में भी चिन की वजह से एक नई रोशनी आई है। मैं चिन को खोना नहीं चाहता। पीके वैसे भी किसी काम का नहीं है और चिन को मारता ही रहता है, इसीलिए मैं इसका खून कर दूंगा तो किसी को कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। ये सब प्लान करके वो एक बड़ा पत्थर उठाकर उसको मारने जाता है, लेकिन अचानक रुक जाता है। शोपो की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो किसी का खून करे, इसीलिए वो पत्थर को एक और फेंक देता है और पीके को गांव ले जाने का फैसला करता है। और तभी पीके उठ जाता है। शोपो जी, अच्छा हुआ आपने गाड़ी रोक दी, मुझे जोर की सुसु आ रही है। ये कहकर वो सुसु करने पहाड़ के ऊपर जाता है। तभी उसको एक कॉल आता है। यहाँ कहानी में एक फनी ट्विस्ट आता है। कॉल अटेंड करते हुए उसका फोन फिसलकर नीचे गिर जाता है और वो उसे पकड़ने की कोशिश करता है। यहाँ शोपो को अरे मर गया रे करके पीके की आवाज आती है। वो चौंक कर जाता है तो फोन को पकड़ने के चक्कर में पीके का पैर फिसल जाता है और वो पहाड़ की चोटी से गिरकर मर जाता है। अब शोपो के मन में तो लड्डू फूटते हैं क्योंकि अब उसका लाइन क्लियर हो गया। फिर वो पीके का बैग निकालता है और उसे भी नीचे फेंक देता है। उसके बाद वो गांव आकर अपनी दुकान में खुद को लॉक कर देता है। जरा नर्वस है वो इसीलिए, और भगवान से प्रार्थना करता है कि मुझे माफ कर दो प्रभु, मैंने उसे नहीं मारा। तभी सरपंच आकर सिगरेट खरीदता है। शोपो अपने चेहरे पे कोई रिएक्शन नहीं दिखाता और जाकर चिन को अंतिम संस्कार की चीजें देता है। चिन उसके एहसान तले दब जाती है और अब वो शोपो को भगवान मानने लगती है। अगले दिन अंतिम संस्कार शुरू होता है और आज वे पीके की बॉडी को दफनाएंगे। शव पेटी को 4 लोग उठाते हैं। एक आदमी कहता है कि अरे ये इतना हल्का क्यों है। दूसरा बताता है कि वो तो जलकर लगभग राख हो गया था, फिर भारी कैसे होगा। इस तरह बात करते करते वे उसको उठा रहे होते हैं। उसी वक्त चिन को एक कॉल आता है और उसके चेहरे पे शॉक। वो शोपो से कहती है कि आप अभी मुझे पुलिस स्टेशन लेके जाए, लेकिन चिन बैक सीट पर पीके का वॉकिंग स्टिक देख लेती है और वो चुपचाप स्टेशन चली जाती है। वहाँ पुलिस ऑफिसर चिन से कहते हैं कि हमें पहाड़ के नीचे एक लाश मिली है और वो लाश को देखकर कहती है कि ये मेरा पति है। पुलिस ऑफिसर कहते हैं कि ये फुल टाइट नशे में था और पहाड़ से गिरकर मर गया। अब चिन कहती है कि हमारा कोई रिश्तेदार तो है नहीं, इसलिए इसका अंतिम संस्कार यहीं करवा दीजिए। फिर उसे पीके की अस्थि दी जाती है, जिसको लेकर वो गाड़ी में बैठकर अपने घर आती है। पर उसे शक होता है कि जरूर शोपो ने पीके के साथ कुछ बुरा किया है। अब गाड़ी से उतरते हुए वो पीके का वॉकिंग स्टिक लेकर जाती है। ये देखकर शोपो टेंशन में आ जाता है कि इसे मैं कैसे भूल गया। वो अंदर जाकर देखती है कि शोपो ने अंतिम संस्कार की चीजों के साथ वो गोल्ड रिंग भी दी होती है, क्योंकि वो चिन को प्रपोज करना चाहता था। लेकिन पीके की मौत की खबर जानने के बाद अब चिन आजाद फील करती है और शोपो से भी छुटकारा पाना चाहती है, इसलिए वो शोपो का रिंग उसे वापस कर देती है। अब चिन जान गई है कि उसके घर में जो शव पेटी है उसके अंदर उसके पति का शरीर नहीं है, इसलिए वो उसको ले जाकर पंचायत ऑफिस के आगे रखवा देती है। न जाने ये पेटी और कहां कहां राउंड मारेगी। क्या आप गैस कर पाए हैं कि बाजी और पीके में अदला बदली कैसे हुई और जंगल में इस लाश को किसने जलाया? यहाँ पॉज करके कमेंट्स में जवाब जरूर दीजिए और आगे बढ़िए, क्योंकि यहाँ खुलेगी एक और गांठ।
सरपंच अपने घर में कोई काम कर रहे होते हैं, तभी एक आदमी वहां पर आता है। ये मरे हुए बाजी का बड़ा भाई है, वही बाजी जिसे जोंग ने मारकर घास में छुपा दिया था। वो बताता है कि वो शव पेटी जो पंचायत ऑफिस में है उसमें ना तो सुशी की लाश है और ना ही पीके की। क्या आप गांव वालों को बता सकते हैं कि वो मेरे भाई बाजी की लाश है? सरपंच कहते हैं कि मैं ऐसा क्यों बोलूं, और तब एक एक करके सारे गांठ खुलते हैं। दरअसल बाजी ने टाउन में एक राउडी गैंग से उधार लेकर जुआ खेला और एक मोटी रकम हार गया था, लेकिन वो राउडी को चकमा देकर टाउन में घूमता रहा। एक दिन उसने टाउन में पीके को दूसरी औरत के साथ देख लिया और उसे पैसों के लिए ब्लैकमेल करने लगा। पीके उसे थोड़े पैसे दे देता है, लेकिन उसके पर्स में बहुत सारा कैश देख लेता है। फिर वो पीके को फॉलो करके उसका पर्स चुरा लेता है और उसे लेकर गांव में आता है। अब आपको पता चल गया होगा कि जंगल में बाजी की लाश के पास पीके का पर्स कैसे आया। उस रात जब वो जंगल के रास्ते से गाँव आ रहा था तो सुशी और जोंग सुशी की प्रेगनेंसी के बारे में बात कर रहे थे। बाजी अपनी आदत से बाज नहीं आया और उसने जोंग को भी ब्लैकमेल करके पैसे मांगे, लेकिन जोंग ने तंग आकर उसको धक्का दे दिया और वो एक नुकीले पत्थर से जाकर टकरा गया। ये सब तो हम जानते हैं, लेकिन एक और बात है जो हम नहीं जानते। इस इंसिडेंट को जोंग के पापा यानी सरपंच देख लेते हैं। वो अपने बेटे से लाख लड़ाई करें लेकिन उससे बहुत प्यार करते हैं। वो नहीं चाहते कि जोंग पकड़ा जाए क्योंकि इससे उसकी लाइफ ही खराब हो जाएगी। बाजी को मारकर जोंग उसको घास फूस में छुपाकर भाग गया था, लेकिन उसके बाद सरपंच जाकर बाजी की बॉडी को चेक करते हैं और जान जाते हैं कि वो मर गया। अपने बेटे को बचाने के लिए वो एक नाटक प्लान करते हैं। वो बाजी की लाश को गांव के पास ले जाकर डाल देते हैं जहां गांव वाले उसको देख सकें। फिर सूखे घास से ढककर बाजी के लाइटर से उस पर आग लगा देते हैं। उन्हें पता था कि इस जंगल में अक्सर आग लगती है। ऊपर से गांव वाले यही सोचेंगे कि बाजी एक शराबी है और चोर है, उसने नशे में ही घास पर आग लगा दी होगी। अब तक सरपंच एक ईमानदार इंसान थे, लेकिन अपने बेटे को बचाने के लिए ऐसा काम करके वो बहुत ही टेंस्ड होते हैं। अगले दिन वो कैजुअली वॉकिंग के लिए जाते हैं और उस स्पॉट पर पहुंचकर अपने दोस्त को दिखाते हैं कि वहाँ धुआं निकल रहा है। दोनों पास जाकर देखते हैं तो एक लाश जल रही होती है। सरपंच अपने दोस्त से कहता है कि तुम गांव जाकर पता लगाओ कि वहाँ कौन कौन मिसिंग है। सरपंच की इतनी खूबसूरत एक्टिंग के बाद गांव वाले इकट्ठा हो ही जाते हैं और बॉशन को पीटने लगते हैं। सरपंच को अपने मेडल्स याद आते हैं जो उन्हें उनकी ईमानदारी के लिए मिले थे, पर अब जो काम वो कर रहे हैं उसे सोचकर वो अंदर ही अंदर घुट रहा होता है। और तभी वो चिन को भी बुला भेजते हैं। सरपंच का दोस्त बताता है कि गांव में बाजी मिसिंग है। अब सरपंच और झूठ नहीं बोल सकता और वो फैसला करते हैं कि वो कम से कम बाजी के परिवार को तो सच बता ही देंगे। वो बाजी के घर पर जाते हैं तो राउडीज बाजी के भाई को पैसों के लिए धमका रहे होते हैं। इतने में सरपंच का दोस्त आकर बताता है कि लाश के पास एक पर्स है जिसमें पीके की आईडी मिली। ऐसा एविडेंस देखकर सरपंच अपना इरादा ही बदल लेता है और बाजी के परिवार को सच नहीं बताता। सरपंच सिर्फ ये चाहता है कि उसकी इमेज खराब ना हो और उसका बेटा जोंग भी ना फंसे। लेकिन उस गांव का रिवाज है कि अंतिम संस्कार सिर्फ मरे हुए इंसान के परिवार वाले ही कर सकते हैं। अगर किसी और ने कर दिया तो पूरे गांव को पाप लगेगा। सरपंच नहीं चाहता कि ऐसा कुछ हो, लेकिन यहाँ तो पता नहीं कौन किसका अंतिम संस्कार करने वाला है। सब कुछ गलत होने वाला है, लेकिन सरपंच सच नहीं बोल सकता क्योंकि वो और उसका बेटा दोनों फंस जाएंगे। इसलिए वो सीधे घर जाता है और ईमानदारी के सारे मेडल्स निकाल देता है क्योंकि वो अब इन मेडल्स के योग्य नहीं है। लेकिन यहाँ चिन बाजी की लाश को अपने पति की लाश समझकर उसका अंतिम संस्कार करने वाली होती है। ऐसा हो गया तो सरपंच को ही नहीं पूरे गाँव को पाप लगेगा। सरपंच इसका सोल्यूशन निकालता है। अगर मैंने प्रूव कर दिया कि पीके जिंदा है तो इस पाप से बचा जा सकता है। वो पीके का फोन नंबर ढूंढता है और उसको तुरंत कॉल करता है, लेकिन उस वक्त पीके टाउन में होता है और फोन नहीं उठाता। अब सरपंच बिल्कुल परेशान हो जाता है कि क्या करूं। और तब मूवी की शुरुआत में वो सीन दिखाया जाता है जब गांव वाले चिन के घर पर पीके की मौत का मातम मना रहे होते हैं। सरपंच वहीं होता है और लगातार पीके का नंबर ट्राई कर रहा होता है। इस वक्त एक और फनी ट्विस्ट सामने आता है। जब पीके पहाड़ की चोटी पर सुसु कर रहा था तो उसे एक कॉल आया था, याद है आपको? उसे अटेंड करने के चक्कर में वो फिसल कर मर गया। वो कॉल किसी और का नहीं बल्कि अपने पूज्य सरपंच जी का था। पीके ने सिर्फ हेलो कहा और फोन फिसल कर नीचे गिर गया और फोन को बचाने के लिए वो बेचारा खुद मर गया। लेकिन उसका हेलो सुनकर सरपंच चिन को फोन देता है और कहता है तुम्हारा पति पीके बोल रहा है। चिन बोलती है कि सरपंच जी मेरा पति मरा हुआ है और आपको मजाक सूझ रही है। आपने खुद इस लाश को मेरे पति की लाश बताकर मेरे हवाले किया था, लेकिन अब आप खुद ही बकवास कर रहे हैं। ये सुनकर सरपंच को बहुत फील होता है और वो सर झुकाकर वहां से चला जाता है, लेकिन उनका दिल नहीं मानता और वे रातों रात चिन के घर पर जाते हैं और शव पेटी से बाजी की लाश को उठाकर लेके जाते हैं। अब पता चला कि शव पेटी हल्की क्यों थी। अब सरपंच बाजी की लाश को ले जाकर अपने घर के बाहर दफना देते हैं। सरपंच को जरा चैन आता है कि चिन अब गलत बॉडी का अंतिम संस्कार नहीं करेगी और इस तरह गांव उस पाप से बच जाएगा। लेकिन इसी बीच उन्हें पता चलता है कि असली पीके की लाश पहाड़ के नीचे मिली है, जिसकी वजह से उस शव पेटी को पंचायत ऑफिस के आगे रख दिया गया है। अब सरपंच और भी डिप्रेस हो जाते हैं कि ये सब खत्म कब होगा। लेकिन तभी बाजी का भाई उनसे विनती करता है कि बाजी किसी काम का नहीं है
और ऊपर से टाउन में उसने राउडीज के पैसे उधार लिए हैं। अगर आप उस शव पेटी की लाश को मेरा भाई बता देंगे तो राउडीज मुझे पैसों के लिए तंग करना बंद कर देंगे। वैसे भी वो लाश पंचायत ऑफिस में बेकार ही पड़ी है। वाह क्या सोल्यूशन है। सरपंच को भी अब चैन आता है कि चलो बाजी का अंतिम संस्कार उसके परिवार वाले ही करने वाले हैं। वो कहते हैं कि तुम कल पंचायत ऑफिस आकर शव पेटी लेके जाना। अब उसकी बात सुनकर बाजी का भाई भी चला जाता है। अब बेचारे सरपंच जी बड़ी मुश्किल से उस दफनाई हुई लाश को खोद कर निकालते हैं और उसे शव पेटी में रखकर बाजी के भाई को सौंप देते हैं। फिर वो उसे कब्रिस्तान में लेके जाता है और तभी जोंग गांव में एंटर कर रहा होता है। जोंग को तसल्ली होती है कि उसका नाम इसमें कहीं भी इन्वॉल्व नहीं हुआ। वो जंगल में जाकर पापा के मेडल ढूंढता है लेकिन उसको नहीं मिलता। वो घर लौट आता है। अब यहाँ से कट करके फ्यूनरल को दिखाते हैं जहाँ बाजी का भाई शव पेटी लेकर जा रहा है। यहाँ चिन एक गड्ढा खोदकर अपने पति की अस्थि, वॉकिंग स्टिक वगैरह उसमें दफना देती है। सरपंच बाजी का अंतिम संस्कार अटेंड करने जाते हैं लेकिन वहाँ जाकर लगता है उन्हें शॉक। दरअसल बाजी के भाई ने बाजी की शव पेटी को नहीं दफनाया बल्कि उसे गांव के बाहर पहाड़ के पास छोड़ दिया। वो तुरंत जाकर बाजी के भाई को डांटते हैं कि मुझसे इतनी रिक्वेस्ट करके तुम लाश ले गए और अब उसे दफनाने के बजाय गांव के बाहर छोड़कर वापस आ गए। बाजी का भाई एकदम शांत सुबह होकर कहता है कि सरपंच जी, मैं किसी और की लाश को कैसे दफना सकता हूँ? मुझे पाप नहीं लगेगा क्या? आप सरपंच होकर ये भी नहीं जानते कि परिवार वालों के अलावा और कोई किसी का अंतिम संस्कार नहीं कर सकता, वरना पाप लगेगा। सरपंच अपना माथा पीटकर वहाँ से भागकर शव पेटी के पास पहुँचते हैं। जोंग भी अपने पापा को ढूंढता हुआ वहाँ पर आता है। दोनों एक दूसरे को ताकने लगते हैं। जोंग जान चुका है कि उसके पापा ने उसको बचाने के लिए क्या क्या किया। दोनों बातचीत नहीं करते लेकिन मन ही मन फैसला करते हैं कि अब वे झूठ के सहारे नहीं जिएंगे। अगर झूठ बोलकर वे बच भी गए तो जिंदगी भर उन्हें पछतावा होता रहेगा। सरपंच की आंखें भर जाती हैं और वो अपने बेटे को लेकर गांव की ओर बढ़ते हैं। यहाँ सब टाइटल में बताते हैं कि सरपंच ने गांव वालों और पुलिस को सारा सच बता दिया और जोंग पुलिस में सरेंडर हो गया। इसी के साथ कहानी तो खत्म होती है लेकिन एक और मिस्ट्री है जो सॉल्व नहीं हुई। सरपंच का मेडल कहाँ गया? दरअसल सरपंच का मेडल जंगल में नहीं बल्कि टाउन के लॉज में ही था। सुशी ने उसको छुपा लिया था और जोंग से झूठ बोला था कि वो गांव के जंगल में ही गिर गया होगा। दरअसल वो वापस गांव जाना चाहती थी इसलिए उसने ऐसा किया था। अब सुशी उस मेडल को देखकर सोचती है कि अगर जोंग को पता चल गया कि मैंने मेडल छुपाया था तो वो मुझे जरूर मार डालेगा। ये सोचकर वो मेडल को एक जगह दफना देती है। अगले सीन में मरे हुए बाजी को दिखाते हैं जो गाँव के बाहर एक मंदिर में प्रे कर रहा है कि मेरी आत्मा को शांति दो। भगवान जरूर डांट रहे होंगे कि बेटा गलत काम करोगे तो अंजाम भी गलत ही होगा। अब भाग यहाँ से, शांति वांति नहीं मिलेगी, चल। और इसी के साथ कॉमेडी और ट्विस्ट से भरी ये मूवी यहाँ पर होती है खत्म। दोस्तों स्टोरी अच्छी लगी हो, मूवी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल